हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का अध्ययन पहले ही पूरा कर चुके हैं और अब हम लोग लगातार भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत के ऊर्जा संसाधन का दूसरा पार्ट खत्म किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी, जो इस तरीके की चीज़ें थी उनको देखा था। और आज भारत में ऊर्जा संसाधन को लेकर ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि और भी जितने ऊर्जा संसाधन के माध्यम हैं उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि भारत में ऊर्जा संसाधन एक बड़ा टॉपिक था जिसे हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर करके पढ़ा और आज ये उसका अंतिम पार्ट है। ठीक है, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर क्लासेस मिल रही हैं, तो इन वीडियोस को थोड़ा सा अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्हें किसी भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए किसकी भूगोल की ज़रूरत है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये आर ओ के साथ आपके सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगी। ठीक है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो उनको पढ़ाने में फिर और मज़ा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग भारत में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो बहुत से परमाणु ऊर्जा वाले खनिज होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, मोनाजाइट, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, लिथियम। ठीक है, तो इनसे क्या मिलता है, इनसे मिलती है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि परमाणु ऊर्जा वाले खनिज कौन कौन होते हैं या फिर परमाणु खनिज कौन कौन से होते हैं। बहुत बार इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर विकल्प में आपको 3 परमाणु वाले दे देगा, एक कोई ऐसा ही दे देगा और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा वाला खनिज नहीं है। तो इस तरीके के भी बहुत क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आर ओ और विभिन्न सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद करिए, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, मोनाजाइट, जिरकोनियम, ग्रेफाइट और लिथियम, ये कैसे हैं, ये परमाणु खनिज हैं और इनसे परमाणु ऊर्जा निकलती है। होता क्या है कि इनके नाभिकों का संलयन होता है, यानी कि इनके नाभिक आपस में जुड़ते हैं, छोटे छोटे नाभिक, तो फिर परमाणु ऊर्जा निकलती है। या फिर इनके नाभिकों में विखंडन यानी कि टूट होती है, जिससे क्या होता है, उस प्रक्रिया में भी परमाणु ऊर्जा निकलती है। खैर, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। अभी आप इतना फोकस कीजिए कि ये जो हैं ये परमाणु ऊर्जा वाले खनिज हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन थे, तो ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब इन्होंने किया था, तो इनके ही निर्देशन में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। इसीलिए इनको भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना 1948 में की गई थी, इसको रट लीजिए। ठीक है, और किसके प्रयासों से या फिर किसके निर्देशन में, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और विकल्प में वहाँ पर कहीं अब्दुल कलाम, ठीक है, कहीं विक्रम साराभाई, ऐसे करके वहाँ पर विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर होती है कन्फ्यूजन। तो आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम याद रखना है। ये भारत में परमाणु शक्ति के जनक हैं। इनके ही निर्देशन में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग और 1954, ये डेट भी याद करिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखो, 1954 में ही ट्राम्बे, मुंबई के पास है ये जगह, तो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे
कि परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ट्राम्बे जो कि मुंबई के पास है। और कब किया गया था, तो 1954 में। फिर हुआ क्या कि 1967 में इस परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था 1954 में। 1967 में इसका नाम बदला गया और नाम बदलकर क्या किया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से इन सारे फैक्ट को रटना है आपको, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन्हीं सब फैक्ट से। अब देखो, बात करते हैं हम लोग जो परमाणु ऊर्जा वाले खनिज हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं। तो उनमें से आपको एक दो ही पढ़ने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जमीन के अंदर, भूगर्भ में। ठीक है, और यह स्वतः विखंडनीय होता है। इसके लिए किसी भी विशेष अन्य प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। ये स्वतः विखंडनीय होता है और परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब देख लो, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अयस्क कौन कौन से हैं, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनके आपके सामने आया है। तो पिचब्लेंड, सामरसकाइट और थोरियानाइट यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। इनके नाम थोड़े से अजीब होते हैं, चाहे वो किसी का भी वो अयस्क हो। जैसे आपने उनके भी देखे थे, चांदी के हैं, पारा के हैं, सीसा के हैं, इनके भी विभिन्न अयस्क होते हैं। ठीक है, तो नाम थोड़े से कन्फ्यूजन है, लेकिन वही है, परीक्षा अगर आपको निकालनी है तो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पिंचब्लेंड, सामरसकाइट और थोरियानाइट यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो ये यूरेनियम है ये धारवाड़ शैलों से, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। ठीक है, बाद बाकी यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहते हैं। देखो, जो यूरेनियम है ना, उसके नाभिकों में इतनी ज़्यादा परमाणु ऊर्जा संचित है कि अगर उसका सही से प्रयोग कर लिया जाए तो यहाँ मतलब इस पृथ्वी से ऊर्जा की बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं उनको इस यूरेनियम की जो वो है ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। इसीलिए इसको मेटल ऑफ होप, होप का मतलब आप सब जानते हैं आशा, तो इसीलिए इसे आशाओं का धातु या फिर मेटल ऑफ होप कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो ये यूरेनियम है ये भारत में पाया कहाँ कहाँ जाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यूरेनियम मुख्यतः देखा जाए तो जादूगोड़ा और बगजाता में पाया जाता है। ठीक है, और भारत का 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिले की जादूगोड़ा की खान से होता है। जादूगोड़ा की जो खान है उसको आप पूरी तरीके से यूरेनियम के संदर्भ में रट लीजिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनके आपके सामने आता है। तो जो जादूगोड़ा की खान है, सबसे पहले अगर उसकी अवस्थिति को देखें तो झारखंड के कहाँ पर है, सिंहभूमि जिले में। और भारत का 70% यूरेनियम उत्पादन इसी जादूगोड़ा की खान से किया जा रहा है। बाद बाकी झारखंड में ही एक अन्य क्षेत्र है बगजाता, वहाँ से भी यूरेनियम का उत्पादन का मतलब जहाँ पर जमीन में यूरेनियम मौजूद है और उसको उत्खनन करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई झारखंड की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो मेघालय में जो खासी पहाड़ी पर महाडस्क है और जो दोमाई साइट है वहाँ पर भी यूरेनियम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तुमलापल्ली और लंबापुर दो क्षेत्र है यूरेनियम के। उत्तर प्रदेश विशेष जब हम लोग पढ़ रहे थे तब वहाँ भी देखा था कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ पर भी यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो रोहल और कर्नाटक में गोगी। तो ये हो गए यूरेनियम के अयस्क देखे आपने, धारवाड़ शैलों से प्राप्त होता है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है इसको। बाद बाकी इन राज्यों के इन स्थानों पर यूरेनियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बाद बाकी 70% उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा की खानों से किया जाता है।
जादूगोड़ा का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और परमाणु ऊर्जा वाला खनिज है जो कि क्या है, थोरियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम एक अत्यधिक उपयोगिता वाला परमाणु खनिज है। इसका उपयोग आजकल विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग भारत में इसको थोरियम को देखें तो इसके सबसे बड़े भंडार केरल के तटीय भागों में जो मोनाजाइट बालू पाई जाती है उसमें ही ये थोरियम पाया जाता है। अच्छा, इसकी एक विशेषता और है कि जो थोरियम होता है वो हमेशा मोनाजाइट बालू में ही पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू का आप ख्याल रखना। और ये मोनाजाइट बालू पाई कहाँ जाती है, केरल का जो तटीय वाला भाग है वहाँ पर, वहीं से ये थोरियम निकाला जाता है। बाद बाकी विद्युत उत्पादन में आजकल सबसे ज़्यादा इसी थोरियम का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, थोरियम स्वतः विखंडनीय नहीं है, यानी कि इसके विखंडन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो हम उस भौतिकी वाले क्षेत्र में नहीं घुसेंगे क्योंकि वहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो अपना देश भारत है वो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो ये बातें हो गई थोरियम के संदर्भ में। थोड़ा सा इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट में एक ही चीज़ है कि ये केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है और जो थोरियम है वो हमेशा मोनाजाइट बालू में ही पाया जाता है, ठीक है। और वर्तमान समय में विद्युत संयंत्रों में, जो परमाणु विद्युत संयंत्र होते हैं उनमें इसी थोरियम का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखो जिरकोनियम की हम लोग बात कर लें, ये भी भारत में पाया जाता है। तो जो केरल की बलुई मृदा है, ठीक है, कैसी, केरल की जो बलुई मृदा है उसमें ये जिरकोनियम मिलता है। और उसके अलावा देखें तो तमिलनाडु और उड़ीसा में भी जिरकोनियम का उत्पादन किया जाता है। तो 3 राज्य मुख्य रूप से इस जिरकोनियम का उत्पादन करते हैं। कौन कौन, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। केरल में सर्वाधिक मात्रा में होता है और केरल की बलुई मृदा में ये सर्वाधिक रूप से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप मुझे अगर अच्छे से सुनते भी रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होती है पढ़ना, वो कम दिमाग में घुसता है। फिर होता है सुनना, तो सुन लिया तो वो ज़्यादा दिमाग में घुसता है। और एक होता है देखना, तो अगर आपने बढ़िया से देखते हुए सुन लिया तो आपका सब काम बन जाएगा, अगर आप पूरे ध्यान के साथ इस क्लास को देख रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब भी आप इस क्लास को देखा करिए, थोड़ा सा अलग बैठिए, टेबल चेयर का प्रयोग कीजिए और अपने सामने जब भी आप कोई भी भूगोल पढ़ें, चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे वो विश्व का भूगोल हो, तो प्रॉपर आपके पास एक राजनीतिक और जो भूगोल वाला प्रॉपर मैप आता है वो दोनों लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि आप अपनी सफलता को बहुत अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो परमाणु ऊर्जा के महत्व को हम लोग देख लेते हैं। तो महत्व तो भाई इसका यही है क्या, कि इसका उपयोग आजकल बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। अब देखो जो परमाणु ऊर्जा है वो 2 प्रक्रियाओं से प्राप्त की जाती है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नाभिकीय संलयन की और नाभिकीय विखंडन की। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे परमाणुओं के जुड़ने से एक बड़े अणु का निर्माण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। और इस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो परमाणु खनिज होता है उसके नाभिक आपस में, छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत ही अधिक ऊर्जा का निकास होता है और उसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बिजली बनाने में करते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण सौर ऊर्जा, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यही नाभिकीय संलयन है। इसका क्वेश्चन बहुत बार बन के सामने आया है, आपको नाभिकीय विखंडन दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य में आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन के 4 छोटे छोटे नाभिक मिलके संलयन की प्रक्रिया करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और फिर उससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जो सूर्य आपको एकदम जलता हुआ नजर आता है वो इसी के कारण होता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है
नाभिकीय संलयन, ये क्वेश्चन आपसे भौतिकी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जब नाभिकीय संलयन के विपरीत अगर हम लोग देखें तो वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो परमाणु वाले खनिज होते हैं उनके जो नाभिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे नाभिक टूटते हैं, ठीक है। और उस टूटने में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो वास्तव में नाभिकीय विखंडन की ही प्रक्रिया पर कार्य करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा बिजली संयंत्र का उत्पादन करने के लिए केवल नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है परमाणु रिएक्टरों में, वो बहुत ही संतुलित मात्रा में कराई जाती है और इसको बिल्कुल कंट्रोल वे में किया जाता है। नहीं कराएंगे तो ये परमाणु बम की तरीके से फटेगा और जिससे बहुत बड़ा विनाश आ सकता है, ठीक है। तो यही अंतर होता है परमाणु बम जो हाइड्रोजन बम होते हैं और नाभिकीय रिएक्टरों में। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ये जो परमाणु प्रक्रिया होती है ये संतुलित मात्रा में होती है, एक कंट्रोल वे में कराई जाती है, ठीक है। और नाभिकीय जो परमाणु बम होते हैं उनमें कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विनाश एकदम से कर देते हैं। तो हर चीज़ है वही है कि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग किस तरीके से करना चाहते हैं। यूरेनियम से क्या होता है, परमाणु बम भी बन जाएगा और यूरेनियम से बिजली भी बन जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में करिए, ना कि किसी भी अन्य चीज़ में। अब देख लेते हैं भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जो केंद्र हैं, ठीक है, यानी कि जो परमाणु विद्युत केंद्र हैं वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, ठीक है। कितने हैं, 8। नंबर भी कभी कभी पूछ लेता है सीधे सीधे, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं। एक तारापुर में है, कहाँ पर, तारापुर है महाराष्ट्र में, और इसे अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो तारापुर है वो भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। और किसकी सहायता से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अमेरिका की सहायता से। उसके बाद देखो कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ये रूस की सहायता से स्टार्ट किया गया था। और कुंडनकुलम भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। उसके बाद रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में, इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, नरोरा में। कर्नाटक में कहाँ पर है, कैगा में। और काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, और जैतापुर महाराष्ट्र में। तो ये 8 हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, जैतापुर और तारापुर इनमें, कलबक्कम और कुंडनकुलम इनमें, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ फंसोगे, इसीलिए मैं उस पॉइंट को पहले से ही आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों पर विशेष फोकस कर पाएँ। तो कलपक्कम और कुंडनकुलम में नहीं होना है कन्फ्यूज, जैतापुर और तारापुर में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक फैक्ट और याद करिए, जो काकरापार है वो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संयंत्र बन गया है, ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित भारत का सबसे बड़ा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये पहला परमाणु विद्युत केंद्र, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र, लेकिन क्या है कि ये स्वदेश रूप से निर्मित नहीं है क्योंकि इसमें रूस की सहायता ली गई है। लेकिन पूरी तरीके से स्वदेश रूप से निर्मित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछ ले तो ये काकरापार है। और इसको हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसके सभी रिएक्टरों का उद्घाटन किया है और इसमें लगभग 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में तुरंत ऐड कर लीजिए।
उसके बाद देखो कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है अप्सरा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे परमाणु संयंत्र और परमाणु रिएक्टर में। तो जैसे किसी एक स्थान पर क्या होता है, जब सारी मशीनरी लगाई जाती है तो उसे परमाणु संयंत्र कहते हैं, और उनमें ही बहुत से रिएक्टर स्थित होते हैं। जैसे कि भारत में बात की जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया भी गया है कि 8 परमाणु विद्युत केंद्र हैं और उनमें 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। तो ये जो पूरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है परमाणु केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु विद्युत केंद्र, और उनके अंदर जिन मशीनरी में ये परमाणु प्रक्रिया कराई जाती है उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टर। तो इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन हो गया, अप्सरा, ठीक है। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया था, इसे किया गया था बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ लिया था। दूसरा रिएक्टर कौन था, साइरस था, जिसे कनाडा के सहयोग से 1960 में संचालित किया गया था, और ये भी कहाँ पर, इसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर इसको वो किया गया था स्थापित, और इसका संचालन 1960 में किया गया था। बाद बाकी ये जो परमाणु रिएक्टर थे ये अनुसंधान के उद्देश्यों से कराए गए थे स्थापित, ठीक है। इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि सीधी हम इससे बिजली बनाने लगेंगे। अब देखो, बिजली बनाने की जब बात आती है तो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों को सेवा में लाया गया। तो जो ये तारापुर वाला रिएक्टर था महाराष्ट्र में जो स्थित है, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। इसमें ही सबसे पहले 1969 में बिजली बनाने का काम स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब देखो, भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, और उसमें कुल कितने रिएक्टर संचालित हैं, 22। तो वर्तमान के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु विद्युत गृह हैं, केंद्र हैं, या फिर कितने परमाणु रिएक्टर हैं। तो 8 परमाणु विद्युत केंद्र और 22 परमाणु रिएक्टर, ठीक है। भारत में 8 परमाणु विद्युत गृहों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किया जाता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में आप NPCIL कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जो ये परमाणु विद्युत केंद्र हैं, इसका जो संचालन है वो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो बम होता है उसमें जो ये नाभिकीय विखंडन या फिर संलयन की जो भी प्रक्रिया होगी वो कंट्रोल वे में नहीं होती है, ठीक है। मामला उसमें बहुत असंतुलित रहता है, तभी वो एकदम से फूट के विनाश करता है। लेकिन इन परमाणु रिएक्टरों में क्या होता है, इसमें जो परमाणु प्रक्रिया जो चलती है संलयन विखंडन की, उसमें क्या किया जाता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए और इन रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भारी जल का। भारी जल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने भारी जल संयंत्र, यानी कि जहाँ पर ये भारी जल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि भारत में कुल 8 भारी जल संयंत्र स्थित हैं। नंबर याद रखना, और कहाँ कहाँ पर हैं, तो नागल, बड़ोदरा, तूतीकोरिन, कोटा, थाल, तलचर, हजीरा और मानगुरु, ये 8 भारी जल संयंत्र हैं। और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में होता है। मॉडरेटर ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को कंट्रोल रखता है, और कूलेंट परमाणु भट्टियाँ, परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उन्हें परमाणु भट्टी भी कहते हैं, तो उसको एक तापमान को मेंटेन रखता है ये कूलेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो मैं सब आपको डिफाइन कर देता हूँ।
कि आप एक व्यवहारिक तरीके से सारी जानकारी को अपने पास रख सकें। तो परमाणु ऊर्जा खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सौर ऊर्जा की। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी कि भाई जो सूरज की ऊर्जा निकलती है, जो धूप आती है, फिर हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल को लगाकर उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल का थोड़ा सा याद रखना, जो आप देखते हैं ना, हो सकता है जो आप लोग कोई हो किसी की छत पे वो लगे हों सोलर पैनल, वही होते हैं फोटोवोल्टेइक। ठीक है, उन्हीं से क्या होता है, जब उन पर धूप पड़ती है तो वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा को वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ठीक है, इस तरीके से सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखो, भारत की अवस्थिति एक ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी साल भर प्राप्त होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, सबको पता है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होता है। आपको भी पता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें वहाँ पर जनवरी और दिसंबर के लास्ट में, तो कुछ महीने ऐसा होता होगा कि धूप ना निकले, नहीं तो भारत में साल भर धूप रहती है। और ये धूप भारत में सौर ऊर्जा के लिए अत्यधिक संभावनाएं उपलब्ध कराती है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि भारत में साल भर सौर विकिरण प्राप्त होती है। सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं। ठीक है, और इस कारण भारत में जो सौर ऊर्जा है उसकी अत्यधिक संभावनाएं हैं। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं क्यों मौजूद हैं, तो उनके नीचे विभिन्न कारणों को आपको कथन में दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साल भर धूप है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावनाएं मौजूद हैं। अब देखो, एक 2015 में एक अंतर सरकारी संगठन बनाया गया था। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के सहयोग से। तो इसको लेके भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो संस्थान है उनसे भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखो, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना की पहल किसने की थी? भारत ने की थी। और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की थी। तो स्थापित कब किया गया था? इम्पोर्टेंट ये है, 30 नवंबर 2015 को भारत के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, और इसकी संयुक्त शुरुआत किसने की थी? भारत और फ्रांस ने। कहाँ पर? पेरिस में। और कब? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान। अब इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय के संदर्भ में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो इसका मुख्यालय है वो हमारे देश में ही स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव। अब देखो, कुछ फैक्ट और हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव, जो कि झांसी में है, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव है। तो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? इस तरीके से प्रश्न अगर सामने आ जाता है तो वो है रामपुरा गांव, जो कि झांसी जिले में स्थित है। उसके बाद देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पर स्थित है? इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। तो ये गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। तो भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के ताप से निकलती है। तो भूमि में आपको पता है कि यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, पोटेशियम के आइसोटॉप भी होते हैं। और पृथ्वी के कोर में आप देखते हैं कि तरल पदार्थ जो मैग्मा होता है वो भी रहता है। तो इन सब की वजह से पृथ्वी में एक ताप उत्पन्न होता है, और वो ताप जल द्वारा भू सतह तक आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इससे जो भूजल होता है वो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है? वो तप्त यानी कि गर्म जल भंडार का रूप ले लेता है। और इसी गर्म जल भंडार का उपयोग करके
ऊर्जा उत्पादन का निष्कासन वहां से किया जाता है। यही होती है भूतापीय ऊर्जा। खैर इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको मैं रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि ये सारा प्रोसेस पूछा नहीं जाता है। बस यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो बन सकता है कि जो भारत में भूतापीय ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्टली लोग इसको गलत करके आते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं। वो ये तो जानते हैं कि कोयला कहाँ पर है, यूरेनियम कहाँ पर है, थोरियम कहाँ पर है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि जो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए, लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में एक जगह है पुगा और छुमथंग, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र है ये, यहाँ पर इसके स्रोत उपलब्ध हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत थोड़ी मिलती है, ठीक है, और कोई बहुत बड़ा उपयोग भारत अभी तक इनका नहीं कर पाया है। बस ये एक स्रोत के रूप में देखे गए हैं कि हाँ वर्तमान में इससे हम लोग कुछ बड़े मतलब ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो लद्दाख में पुगा और छुमथंग ये पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में ताता पानी ये भी पूछा जा चुका है। और देखो हिमालय में मणिकर्ण, इसको तो पूरी तरीके से रट लीजिए। मणिकर्ण बहुत बार इस संदर्भ में चर्चा में भी रहा है भूतापीय ऊर्जा को लेके, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो हिमाचल में मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ में ताता पानी और लद्दाख में पुगा और छुमतंग। उसके बाद देखो जो सोन नर्मदा तापी क्षेत्र है वहाँ पर एक जगह है सालबर्दी, तो वहाँ पर पाया जाता है। बाद बाकी पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कैम्बे द्रोणी महाराष्ट्र के पास में, और अंडमान निकोबार में वेरन और नारकोंडम द्वीप भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इनको बस रटना है आपको, बाद बाकी इसके मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना है कि कैसे भूतापीय ऊर्जा बनती है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि जो पूछा जाए हम वो पढ़ेंगे, बाद बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर पढ़ने का ही शौक है तो आप फिर से अपनी जो कॉलेज वाली पढ़ाई है उसको करिए, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। पवन ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, तो पवन ऊर्जा आप सबको पता होगी कि ऐसे करके कुछ पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, और ये चक्कियाँ ज़्यादातर तटीय या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगाई जाती हैं जहाँ पर कि बहुत तेज पवनों का बहाव होता है। तो ऐसे पवनें टकराती हैं इस पर, फिर ये घूमती हैं और इन्हीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इससे क्या बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। गतिमान वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों, ये पवन चक्की है, की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये जब घूमती रहती है तो वायु जो तेज गति से बह रही है वो गति यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ये घूमने लगता है, और फिर जो वो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको डायनमो की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इससे बन जाता है क्या, विद्युत, ठीक है। तो पवन ऊर्जा से कैसे विद्युत बन गई, ये सारा मैकेनिज्म आप लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा फैक्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाने का जो प्रयोग है वो पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था। ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो स्कॉटलैंड में 1887 में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि जो पवन ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, जो सर्वाधिक संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं वो कौन होते हैं, या तो तटीय क्षेत्र होते होंगे या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र। देखो तटीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है कि जो हवा बहती है उसमें कोई भी रुकावट मौजूद नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई हवा बहेगी तो बिल्डिंगें आएंगी बीच में, कोई टावर लगा है, कोई कुछ लगा है, लेकिन तटीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, बिल्कुल सपाट मैदान जैसा पड़ा होता है और हवा बड़ी तेजी से वहाँ पर बहती है। जैसे कि आप कभी बीचेस पे गए होंगे, ठीक है, समुद्र के किनारे, तब आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी तेजी से हवा बहती है। उसी हवा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और कैसे, ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि तटीय क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक दशाएं मौजूद हैं। क्वेश्चन ऐसे करके बनेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक दशाएं मौजूद हैं। तो अगर स्थान विशेष देता है तो आप कंपेयर करके देखेंगे क्या वो स्थान तटीय या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में तो नहीं है,
तो फिर उसका उत्तर वही हो जाएगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, ये भी डिस्कस कर ली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक अन्य ऊर्जा संसाधन की, जो कि है समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जिसके आप ओटैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो अब देखो ये होती क्या है, समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ यानी कि सतह का जल सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो जब जो समुद्र का जल होता है, जब सूर्य की किरणें वहाँ पर पड़ती हैं तो जो समुद्र की सतह का जो जल होता है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन जो जल नीचाई में है वो क्या रहेगा, वो ऊपर के जल की अपेक्षा ठंडा रहेगा। तो ताप में इस अंतर का उपयोग समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या मैकेनिज्म है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कैसे ऐसा हो जाता है, बस इसको आप पढ़ लीजिए कि इस तरीके का प्रोसेस है वहाँ पर। उसके बाद ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ का जल का ताप तथा 2 किमी तक गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर होता है। तो जो ये ओटेक संयंत्र होते हैं ये तभी काम करेंगे कि जब सतह का जल और जो सतह से नीचे 2 किलोमीटर तक की गहराई का जो जल होता है उनके ताप में कितना अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का, तब ये समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा को देख लेते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा का भी सेम प्रोसेस है। ज्वार भाटा, आपने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें देखी होंगी जो एकदम से आती हैं, तो वहाँ पर भी टरबाइन लगाई जाती है और वो लहरें उस टरबाइन को घुमाती हैं और उस टरबाइन के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी यांत्रिक ऊर्जा को विभिन्न मशीनों और डायनमो की सहायता से किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। बाद बाकी इसके क्षेत्र की बात करें तो खंबात की खाड़ी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, हुगली के डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तरफ में ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसके क्षेत्र बस आप लोग ध्यान रखिए, प्रोसेस मैंने बता दिया है, प्रोसेस इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पर भारत में इसका प्रयोग किया जा रहा है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली का डेल्टाई क्षेत्र। उसके बाद देख लो तरंग ऊर्जा, जो वेव एनर्जी होती है, तो समुद्र की जो लहरें होती हैं, एक तो देखो वेव जो एनर्जी या फिर तरंग ऊर्जा होती है तो उसमें जो लहरें ऐसे बहते हुए आती हैं, ठीक है, वो हो गई वेव एनर्जी। और जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उसमें आपने देखा वो लहरें उठती हैं एकदम से, तो वो तो वेव एनर्जी में क्या होता है कि समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तरंग ऊर्जा का वही व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ पर तरंग अत्यंत प्रबल वेग से आती हो। ठीक है, वहाँ पर कोई वो मशीन लगाएंगे ऐसी घुमाने वाली, तो वो मशीन तभी घूमेगी जब तरंग ऊर्जा का जो वेग हो वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो यानी कि तेज हो, ताकि वो टरबाइन को घुमाने में सक्षम हो। और जब टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होने लगेगा। तो ये हो गई तरंग ऊर्जा। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं तो बायोमास या फिर उसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। बायोमास आपने सुना होगा, बायोमास, बायोगैस, इस तरीके की चीजें। तो देखो जो पशुओं का गोबर होता है, मानव मल होता है और जो घरेलू अपशिष्ट होता है और जो कृषि के विभिन्न अवशेष होते हैं जैसे कि धान की भूसी, गन्ने की खोई आदि से बायोमास ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ये शायद आपने अपने आसपास भी, अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर देखा होगा कि गोबर को सड़ाया जाता है, तो उससे ये बायोमास या फिर जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जब गोबर वोबर को सड़ाया जाता है तो आपने देखा होगा वहीं से कंपोस्ट जो खाद होती है वो भी प्राप्त होती है। इसी बायोमास से एथनॉल और मेथनॉल जैसे तरल ईंधन भी प्राप्त होते हैं। और आजकल आप देखेंगे एथनॉल और मेथनॉल से वाहन भी चलाए जा रहे हैं। बाद बाकी सरकार की योजना भी आई है कि हम इतने % एथनॉल का मिश्रण करेंगे पेट्रोल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ये सब मिल किससे रही हैं, पशुओं के गोबर, मानव मल, घरेलू अपशिष्ट और कृषि के जो विभिन्न अवशेष हैं। बाद बाकी एक चीज़ होती है बायोडीजल, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो बायोडीजल के स्रोत के रूप में देखो किस किस का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो रतन जोत, जिसे आप जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं, गन्ना,
करंज, तो इन सब का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है मिथाइल एस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि इसी प्रक्रिया से कंपोस्ट खाद भी मिल जाती है हमें। ठीक है, एथेनॉल और मेथनॉल भी मिल जाता है, इससे वाहन चल जाते हैं। बाद बाकी जो बायोडीजल होता है उसके उत्पादन में रतनजोत, जो कि जेट्रोफा एक प्रकार का ये पौधा होता है, ठीक है, गन्ना, करंज, इन सारी चीज़ों से बायोडीजल बनाया जाता है। और बायोडीजल का रासायनिक नाम है मिथाइल एस्टर्स। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत वही आपने देखा होगा कि नदियाँ पर बांध बनाकर हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से टरबाइन लगाते हैं और नदियों का जल ऐसे इन पे गिरता है और फिर ये टरबाइन घूमती है और फिर क्या होता है, जब टरबाइन घूमती है तो बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो नदियों पर बांध बनाकर फिर ऊंचाई से पानी को टरबाइन पर गिराकर जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो कि मैंने ये प्रोसेस आपको बताया सेम। अब कुछ फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सिंद्रायोंग में 1897 में स्थापित हुआ था। तो देश का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, दार्जिलिंग के सिंद्रायोंग में। कब, 1897 में। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और सर्वप्रथम बिजली सप्लाई भी यही हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत सप्लाई कहाँ पर की गई थी, तो वो की गई थी दार्जिलिंग में। यहीं पर सबसे पहले प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ और यहीं पर सर्वप्रथम बिजली की सप्लाई भी की गई। उसके बाद देखते हैं कि कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो पहली दार्जिलिंग के सिद्रायोंग में और दूसरा शिव समुद्रम में, जो कि कर्नाटक में है। और किस नदी पर, कावेरी नदी पर। ठीक है, और कब, 1902 में। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, दोनों ही फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे गए भी हैं। अब देखो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझते हैं कि भारत में जल विद्युत विभव यानी कि जल विद्युत को उत्पादन करने का पोटेंशियल जो है वो सर्वाधिक हिमालयी नदियों में है। ठीक है, क्यों है हिमालयी नदियों में, आपने मेरे साथ हिमालयी नदियाँ भी पढ़ी हैं। तो अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि जो हिमालयी नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत विभव यानी कि जो जल विद्युत बनाने का जो पोटेंशियल है वो क्यों ज़्यादा है। देखो हिमालय की नदियों का बहाव है वो कैसा, वो ऊपर से बहते हुए बहुत तेज़ी से आती हैं। और जब कोई नदी बहुत तेज़ी से बहते हुए आएगी जितनी फोर्स से, तो उतनी ही तेज ये टरबाइन घूमेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनेगी। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो हिमालयी क्षेत्र है ये बहुत ही दुर्गम स्थिति में है। दुर्गम का मतलब होता है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है ये। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि हिमालय के पहाड़ों पर आप जो जल विद्युत प्लांट है वो नहीं स्थापित कर सकते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी समतल नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि वहाँ पर प्लांट लगाना मुश्किल है और इसीलिए पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हिमालयी नदियों में मौजूद है। लेकिन भारत में जल विद्युत जो केंद्र हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको एक समतल क्षेत्र में स्थापित करने में बड़ी ही आसानी होती है। तो ये फैक्ट याद रखना। इनसे कथन कारण जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इन्हीं तरीके के फैक्ट से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो भारत में जो जल विद्युत केंद्र है उसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसे कि आप NHPC के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो भारत में जल विद्युत केंद्र का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किया जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। बाद बाकी सर्वाधिक पोटेंशियल कहाँ पर है, कहाँ की नदियों में है, हिमालयी नदियों में। लेकिन वहाँ पर स्थिति दुर्गम है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर जल विद्युत वाला प्लांट लगाना मुश्किल है। इसीलिए भारत में सर्वाधिक जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में किया गया है। अब देखो एक चीज़ और है,
आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दो भागों में हम लोगों ने ऊर्जा संसाधन को बांटा था। तो ये क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जाके। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनको परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, जबकि जो 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हो गई वो तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत, और जो 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले जो लघु जल विद्युत केंद्र हैं या लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति कहाँ पर हुई थी। दार्जिलिंग में, ये अभी हम लोगों ने देखा था। और कब हुई थी, तो 1897 में। ये फैक्ट आप लोग याद रखना। कुछ फैक्ट और देखते हैं कि भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत वाला राज्य है महाराष्ट्र। अच्छा, ये चीज भी बहुत पूछी जाती है, जल विद्युत को श्वेत कोयला की संज्ञा प्रदान की गई है। तो जल विद्युत को श्वेत कोयला की भी संज्ञा दी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा विद्युत खपत कहाँ कहाँ पर होती है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में होती है। तो उद्योग में सबसे ज़्यादा 35%, उसके बाद कृषि में 27%, और फिर आता है घरेलू क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा विद्युत खपत उद्योग 35%, कृषि 27% और घरेलू क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है अपना घरेलू क्षेत्र। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये है दिल्ली में। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, भारत में विद्युत के विभिन्न स्रोतों का योगदान, यानी कि किस किस तरीके से कितने % बिजली बनती है। तो तापीय विद्युत देखें तो 67% है। तापीय विद्युत मतलब जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से बनाई जाती है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा से 17%। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आता था आपको पता होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। और बाद बाकी जितनी ये नई चीज़ें हैं ओटेक वगैरह, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आती हैं और इनसे भारत में कुल 17% बिजली बनती है। फिर देखो जल विद्युत से 14%, परमाणु विद्युत से 2%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिए। तापीय विद्युत 67% सबसे ज़्यादा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, इन सब चीज़ों से 17%, जल विद्युत से 14% और परमाणु विद्युत से 2%, ठीक है। बाद बाकी अगर कोई लेटेस्ट डाटा भी होगा इसका तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। जब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कृषिगत आंकड़े, जो मिनरल्स के लेटेस्ट डेटा होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे, और जो इस तरीके के होते हैं जो ऊर्जा के संसाधन से संबंधित लेटेस्ट फैक्ट होते हैं वो भी हर साल चेंज होते रहते हैं, तो उनको भी हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाद बाकी हो सकता है कि अगले वीक से हम लोग 2 क्लासेस स्टार्ट कर दें, एक शाम को चलती रहेगी 6 बजे। बाद बाकी भारत का भूगोल तो लगभग आपका खत्म ही होने वाला है, और सुबह हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को 10 बजे, और शाम को 6 बजे कोई ना कोई क्लास आपकी चलती ही रहेगी, कोई अगला। बाद बाकी हम लोगों का प्लान ये है कि सबसे पहले कोर सब्जेक्ट को ख़त्म किया जाए, जहाँ से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके हल हो सकें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।